आज हम सॉल्व करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का एक 6 सेमेस्टर का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग्स। इस पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है, इसका आंसर क्या होगा, सी, मेंटेन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाना और उसको उसी प्रकार से एक समान बनाए रखना। तो ये क्या है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग्स। मतलब जो लिमिटेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये भी मेंटेन करती है सॉइल फर्टिलिटी की, मृदा उर्वरता को बनाए रखती है। इसके बाद अगला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता को बढ़ाए रखती है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, भूमि क्या है कि छोटे छोटे खेत में इसको जोत में, मतलब किस तरह से खेत हैं उसकी कंडीशन को दर्शाता है। और इसके बाद क्या है अगला, अवॉइड पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन से भी बचाता है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वर डेवलप्ड इन द अर्ली 90s बाई। सबसे पहले जो 1990 के आसपास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की कॉन्सेप्ट किसने डेवलप की थी या किसने प्रारंभ की थी, तो उसके साइंटिस्ट के नाम बहुत सारे थे और जो मेन नाम था वो था अल्बर्ट हार्वर्ड का। ठीक है, इसके बाद एक किंग थे, एक रुडोल्फ थे, इसके बाद बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट के नाम थे इनके साथ जिन्होंने काम किया। और इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था कि एनिमल मैन्योर्स का फॉर्मेशन किया, उनका यूज किया था किसमें, एग्रीकल्चर में। इसलिए अल्बर्ट हार्वर्ड का क्या बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की डेवलप जो फादर या फादर कह सकते हैं वो किसके थे, मतलब कौन थे, अल्बर्ट हार्वर्ड। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, ये मतलब इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य कौन सा घोषित किया गया था, तो वो था सिक्किम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजी सिस्टम इज प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो कौन से पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होना चाहिए, तो क्या है कि इकोलॉजी के इसके लगभग 3-4 नियम होते हैं। ठीक है, हेल्थ का, इकोलॉजी का, फेयरनेस का और केयर का। तो जो इसका सबसे ज़्यादा सटेबल आंसर है वो क्या, इकोलॉजी, इसका डी आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्या है, क्रॉप यील्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है, पारंपरिक कृषि या खेती और उसके बाद ऑर्गेनिक खेती, इन दोनों की जो फसल उपज है वो किस तरह से होती है, फसल उपज में क्या अंतर होता है इसके बारे में ये बताया गया है। इसका पहला ऑप्शन है कि लेस देन कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है, मतलब जो हमारी पारंपरिक खेती है उससे कम उपज होती है किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो यही हमारा आंसर सही होगा। इसके बाद अगला है एजोला बायो फर्टिलाइजर इन मेनली यूज्ड इन दिस क्रॉप। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो एजोला एक बायो फर्टिलाइजर होता है वो किस फसल में यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, पैडी, धान की फसल में एजोला को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम गन्ने की फसल में बात करें तो उसमें क्या होता है, एजोस्पेरलम का यूज किया जाता है, मतलब ये सबसे अधिक अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिफिकेशन इन्वेटर। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन का कौन सा इन्वेटर होता है, मतलब जो हमारी नाइट्रिफिकेशन की अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया है वो इनमें से किसके द्वारा रोक दी जाती है, मतलब अवरोधक का काम करता है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, नीम केक, कॉटन केक, ग्राउंडनट केक हो जाएगा, इसके बाद मस्टर्ड केक। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, नीम केक। नीम केक क्या करता है कि इसमें बहुत सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्कोलाइट्स, निम्बिन या निम्बिसिडिन, ये कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे क्या करता है कि नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट कर देता है, नाइट्रिफिकेशन की अभिक्रिया को रोक देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज लोकेटेड इन गाज़ियाबाद। ठीक है, गाज़ियाबाद में इसका नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमारा सेंटर है वो यहाँ पे सिचुएटेड है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द सॉइल पीएच कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। ठीक है, सॉइल के पीएच को हम इनमें से किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज का मतलब अम्लीय से बेसिक या अम्लीय से क्षारीय की ओर किसके प्रयोग से करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, लाइम। लाइम के द्वारा क्या है कि मृदा को क्षारीयता की ओर हम बढ़ाते हैं, कि मतलब अगर हमारा पीएच बढ़ेगा तो पीएच बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी मृदा क्षारीय होगी। तो क्षारीय किसके द्वारा होगी, लाइम के प्रयोग से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आउट ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, जो कल्टिवेटेड एरिया है जिसमें फसल उत्पादन की जाती है, उनमें से सबसे कम एरिया या लोएस्ट परसेंटेज किस देश की है, तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया की। इंडिया की सबसे कम परसेंटेज है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर के आसपास इंडिया में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्टीवेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या कल्टीवेशन सिस्टम। ठीक है, सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है, तो वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। इसका ऑप्शन क्या, पेस्टिसाइड केमिकल सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ये भी होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, सारी चीज़ें ये केमिकली सिंथेसाइज की जाती है। इसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स क्या, एक तरह का हमारा जैविक उर्वरक है, एक तरह के हमारे इसमें क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ बैक्टीरिया या फंगस हम एज ए उनको क्या है कि कुछ हमारे जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं या कुछ हमारे कवक या फंगस होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया, इनका यूज हम किस में करते हैं कि हमारी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय जो हमारी गैसें हैं, ठीक है, उनको प्लांट रूट्स में या सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। और उससे क्या है कि जब हमारी सॉइल में या प्लांट में जो फिक्स हो जाएगी तो प्लांट सिस्टम के द्वारा या जो हमारी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है उसके द्वारा जितनी भी वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं जो कि पौधे के लिए लाभदायक हैं, वो सारी गैसें रूट्स के द्वारा हमारी कहाँ, प्लांट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्या है, ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन फील्ड एंड इनकॉर्पोरेटिंग इन इट्स ग्रीन स्टेज इन द सेम फील्ड एज नोन एज। तो ये क्या है कि इसका हिंदी में देख लेते हैं, खेत में हरी फसल, हरी खाद की फसल उगाना और उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है। ठीक है, पहले तो हम खेत में हरी खाद, ठीक है, हरी खाद का मतलब जिसमें भी रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब उनमें हमारी जो वायुमंडल में गैसें हैं उनको फिक्स करने की क्षमता होती है, उस तरह की फसलों को उगाना और उसके बाद उसी खेत में उसको हरी अवस्था में ही मिला देना। उसको हैरो के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा या रूटावेटर के द्वारा क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देना उसी खेत में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन सीटू ग्रीन मैन्योर। ठीक है, इन सीटू मतलब स्वस्थानी हरि परिपक्वता में। तो ये इन सीटू मतलब इसका क्या आंसर होगा, बी। इसके बाद अगला क्या है कि द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, वर्मिक्यूलाइट इसको बोलते हैं प्रोसेस को। इसके बाद अगला क्या है कि द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया इज द यूरोप। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उनका निर्यात कहाँ होता है, यूरोप में होता है ज़्यादातर। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द गिव बैक टू नेचर। ठीक है, मेन जो मुख्य जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य जो घटक है उसको क्या बोलते हैं, क्या आप कहेंगे कि गिव टू नेचर, मतलब प्रकृति को वापस दे दो। हमने जो प्रकृति से लिया है वही हम प्रकृति को वापस दे दें। तो वो कौन सी कॉन्सेप्ट होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉन्सेप्ट होगी और इसका आंसर भी सही होगा। इसके बाद अगला क्या है, द की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मिक्स फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इसके बाद ऑर्गेनिक साइकिल भी है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है कि द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड्स में, फूड मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है, उसको किसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो क्या, लुक फॉर द ऑर्गेनिक लेवल। ठीक है, जितने भी हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक अलग सा मार्क लगाया जाता है उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये ऑर्गेनिकली ग्रो
क्रॉप है या ऑर्गेनिकली ग्रो हमारा प्रोडक्ट है, तो उसको सिंपल लेवल के द्वारा हम उसको पहचान सकेंगे। इसके बाद अगला क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी वेल, तो सिक्किम। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द ग्रीन मैन्योर इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो जितनी भी हमारी बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें क्या है कि कुछ हम ग्रीन मैन्योर्स के द्वारा रूप में यूज करते हैं। तो सिस्वेनिया, सिस्वेनिया क्या होता है, ढैंचा। ढैंचे की क्या क्या खासियत होती है, इसमें क्या है कि जब जड़ को देखोगे तो इसमें बहुत सारी रूट नोड्यूल्स, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। और राइजोबियम की खासियत क्या होती है कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स कर देता है पौधे की जड़ों में, और फिर जब जड़ों में फिक्स हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद अगला क्या है कि यूजली ग्रीन मैन्योरिंग इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, जो ग्रीन मैन्योर है, जो हरी खाद है, उसके उपयोग से सामान्यतः फसल का प्रोडक्शन, फसल की यील्ड में कितनी वृद्धि होती, तो लगभग 30 से 50% तक वृद्धि हो जाती है। अगला क्या है कि एजोला एज बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। ठीक, अगर हम एजोला को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेती में, अपने खेत में, तो उसको कितनी यील्ड हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लगभग 40 से 50% तक हमारी जो फसल की उपज है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। ठीक है, ऐसी कौन सी हमारी फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग पद्धति है जिससे हम, जो कि हमारे इको फ्रेंडली है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होती है उसमें हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, कन्वेंशनल तो पता ही है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला क्या है, द प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज मोर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, क्योंकि उसकी लागत अधिक होती है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग की या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो इसलिए उससे क्या है कि उसकी कीमत भी अधिक होगी। इसके बाद अगला क्या, द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस टू ड्यू टू, ठीक है, किससे, किसकी कमी से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे कम हो जाती, तो क्या, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इसका सही आंसर होगा, इसका सुटेबल आंसर होगा। पुअर ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब कि खेत में अगर पानी भर जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर पानी भर जाएगा तो उससे भी क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी प्रभावित होगी। इसके बाद अगर हम ओवर वाटरिंग, सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओवर वाटरिंग का मतलब जब खेत में ज़्यादा पानी भर जाएगा तो इससे भी थोड़ा सा प्रभावित होगी मृदा उर्वरता। क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि जो सॉइल में उपस्थित एयर है वो एयर बाहर चली जाएगी और वहाँ की एयर की जगह पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जिससे जो एरेशन है, सॉइल एरेशन, वो कम हो जाएगा और हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे भी हमारा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से, ये सबसे ज़्यादा इनमें सुटेबल आंसर होगा। तो इसका सही जो जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्या है, इंडिया रिप्रेजेंट्स ओनली फिल इन द ब्लैंक्स आर द अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आउट द कल्टिवेटेड एरिया, मतलब जो इंडिया की जो परसेंटेज है किस खेती की, ऑर्गेनिक खेती की, वो कितनी है कल्टिवेटेड एरिया में, तो वो है कितनी, 0.03%। ये लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर के आसपास होती है, जो कि हमारी ऑर्गेनिकली इसको उगाया जाता है, प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसके बाद अगला क्या है, आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर हैज़ ब्रेक डाउन रेट इज एज। ठीक है, किसी फसल में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपोस्ट, किसी भी तरह की कंपोस्ट हो गई या ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, तो वो कार्बनिक पदार्थ अगर हमने खेत में डाला है तो जो फर्स्ट ईयर है, पहले वर्ष, कितना उसमें ब्रेक डाउन होगा, मतलब जो हमारा ब्रेक डाउन का मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन का मतलब कि उसमें से कितने परसेंट जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें से कितने परसेंट पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, तो वो लगभग होता है 30 से 50%। इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्या है कि अर्थवॉर्म डेली फीड मटेरियल इज मोर देन 4 to 5 टाइम्स इट्स ओन वेट। ठीक है, मतलब 4 से 5 गुना अधिक अपने भार से ये डेली खा लेता है खाद्य पदार्थों को।
इसके बाद अगला क्या है कि विच कंट्री ऑक्युपाइज द मैक्सिमम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 53 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो इसको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस उगाए जाते हैं। इसके बाद क्या है कि NPOP स्टैंड्स फॉर, तो इसके फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है देयर एनी सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भारत में जैविक खेती के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी दी जाती है क्या, तो इसका आंसर सही है। कुछ प्रोडक्ट्स में क्या है लगभग 50% नॉर्मली दी जाती है और कुछ के लिए 70-80% तक इसमें सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक मिनरल न्यूट्रिएंट। कौन सा इनमें से सिंथेटिक मतलब जो हमारा बनाया जाता है लैब्स में, तो क्या फर्टिलाइजर्स को हम लैब्स में बनाते हैं। कंपोस्ट को आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट को भी हम बनाते हैं केंचुओं की मदद से। और इसमें क्या है कि फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर की खाद, तो वो भी हम आराम से बना लेते हैं, अपने घर में या आसपास क्षेत्र में बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या उर्वरक क्या हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लैब में ही रासायनिक अपक्रिया के द्वारा इनको हम बना सकते हैं, सिंथेटिकली बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल मृदा उर्वरता को इनमें से कौन सी प्रोसेस कम कर देती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कौन कम करती है, तो वो है इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम्स। इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम क्या है कि गहन फसल प्रणाली का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक फसलें एक ही खेत में ली जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव मतलब बहुत जल्दी जल्दी फसलें ली जाती हैं, एक साल में 2 या 3 फसल ली जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग या गहन फसल प्रणाली। तो उससे क्या है कि हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्या, व्हाट प्लांट क्रॉप्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी क्रॉप है इनमें जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को अपने साथ रखती है। ठीक है, किन पौधों में, फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं, तो कपास में भी नहीं होते हैं, पैडी में भी नहीं होते, जितनी भी पल्स क्रॉप होती हैं, डाइकॉट्स होते हैं, उनमें ये राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ग्राम का मतलब क्या होती है, जो हमारे चना होता है, चने वाली क्रॉप, तो इसमें क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को नोड्यूल्स में। इसके बाद अगला क्या, विच ऑफ दीज इज मेड बाय यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा रासायन का उपयोग करके बनाया जाता है, तो पेस्टिसाइड्स को हम रासायनिक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसके बाद यही इसका सही आंसर होगा, बायो फर्टिलाइजर्स हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी हम अपने आप बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा पेस्टिसाइड्स है ये केमिकल सिंथेसिस के द्वारा ही बनाया जाता है, केमिकल अवक्रियाओं में ही। इसके बाद अगला क्या है, हाउ मैनी ईयर्स द लैंड और सॉइल मस्ट बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक विदाउट यूजिंग एनी प्रोहिबिटेड केमिकल एंड अदर सब्सटेंसेस टू क्वालिफाई फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर हमें किसी भी फसल के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट के लिए कितने वर्ष रिक्वायर होते हैं मिनिमम फसल उगाने के लिए, लगभग 3 साल बाद हमें फसल उगाने के बाद हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है। किस लिए कि ये फसल अब जो है ऑर्गेनिक का हम लोगो इस पे लगा सकते हैं, तो वो 3 साल में कम से कम मिलता है। इसके बाद अगला क्या कि हाउ वीड्स आर कंट्रोल्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब जैविक खेती में खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, तो एक मल्चिंग, इसके जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं, पेस्टिसाइड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि वो सिंथेटिकली हम बनाते हैं पेस्टिसाइड्स को, और सेम हर्बिसाइड्स को भी हम क्या करते हैं और सिंथेटिक उसको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनाते हैं। लेकिन वुड चिप्स मल्च, ठीक है, लकड़ी के चिप्स की गीली घास के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बीड्स के लिए। तो ये क्या कि ऑर्गेनिक मेथड हो जाएगा। तो आज इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। इसके बाद अगला क्या कि हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर्स एनरिच द सॉइल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मर्स मतलब जैविक किसान
मिट्टी को कैसे समृद्ध करते हैं, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर्स के उपयोग से नहीं बढ़ाते हैं, पेस्टिसाइड्स के उपयोग से भी नहीं बढ़ाते हैं, फंगिसाइड्स के भी उपयोग से नहीं बनाते हैं, और इसका एंटीबायोटिक्स के माध्यम से भी लगभग नहीं बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई या हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गई, उन्हीं के माध्यम से हम किसी भी सॉइल का जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको एनरिच कर सकते हैं पोषक तत्वों से। तो इसका सही आंसर क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनके माध्यम से हम किसी भी सॉइल को एनरिच कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सुटेबल आंसर है वो एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है कि कुछ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हम कुछ चीज़ें आइसोलेट करते हैं और उनको हम कुछ एनिमल्स में या फिर डायरेक्ट फसल में कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो इसका जो इसमें से जो सही आंसर वो होगा वो एंटीबायोटिक्स होना चाहिए। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या किसी भी तरह की कार्बनिक खाद के द्वारा ही हम ऑर्गेनिक जैविक तरीके से मिट्टी को समृद्ध कर सकते हैं, उसको एनरिच कर सकते हैं पोषक तत्वों से। इसके बाद अगला क्या है, इन विच ईयर एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्टेड। तो इसका जो आंसर है वो लगभग 1940 के आसपास से ऑर्गेनिक फार्मिंग के मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो इसका सही जो इसमें सुटेबल आंसर है वो होगा 1930। इसके बाद अगला क्या है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है, सभी केमिकल्स का यूज भी नहीं करता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सॉइल हेल्थ को इंक्रीज करता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसके बाद अगला, विच कंट्री हैज मोर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। किस देश में जैविक खेती के तरीके सबसे अधिक हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे अधिक टेक्निक डेवलप है, किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसके बाद अगला क्या है, द बेस्ट प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कि बेस्ट प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, सॉइल की जो हेल्थ है, मिट्टी के स्वास्थ्य है, उसको कैसे बना सकते हैं सबसे अच्छा है इनमें से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्रॉप रोटेशन के द्वारा हम बना सकते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर तो यूज ही नहीं करना है, और यूजिंग ब्लैक सॉइल, इसके उपयोग करने से भी हम बना सकते हैं, मोनोकल्चर, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे, मोनोकल्चर का मतलब क्या है कि एक ही फसल लेना, तो अगर हम बार बार एक फसल लेंगे तो उससे भी हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर हम काली मिट्टी का उपयोग करेंगे तो भी कुछ समय के बाद वो उसकी जो सॉइल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं होगी। लेकिन जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन का मतलब फसल प्रणाली का मतलब एक बार खरीफ की फसल, एक बार जायद की फसल, एक बार रबी की फसल, कभी कभी उसमें पल्स क्रॉप्स। तो ये क्या कि एक तरह से रोटेशन बनता है क्रॉप्स का, अलग अलग तरह का। तो क्रॉप रोटेशन क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अलाउड ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कल्टिवेशन के लिए इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है, किसकी परमिशन नहीं है, मतलब सीवेज स्लज की, सीवेज जो कीचड़ होता है उसकी परमिशन नहीं है। क्रॉप रोटेशन की भी परमिशन है, कवर क्रॉप्स की भी, बफर जोन्स की भी है। इसके बाद अगला क्या, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ऑर्गेनिक कल्टिवेशन इन इंडिया। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कल्टिवेशन है उसका जो मेन सोर्स, पानी का मुख्य जो साधन है वो क्या है कि बेल्स या बोरवेल्स, मतलब कुएं या बोरवेल। इसके बाद अगला क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग इज प्रिपेयर्ड बाई बॉम्ब्स, कीड़ों के द्वारा। ठीक है, बॉम्ब्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज ए सिस्टम विच अवॉइड यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हार्मोन्स। तो क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्या है, द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, पारिस्थितिकी अभिविन्यास के आधार पर क्या है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसके बाद अगला क्या है, द ऑप्टिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शोज आउटपुट विद नो पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक कथन सही है, तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, जो भी हमारी कृषि की उपज है उसको
उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सही आंसर है। इसके बाद क्या कि नो इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो ये तो गलत है। ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसके बाद अगला क्या है, इट रिड्यूसेस हेल्थ बेनिफिट, ये हेल्थ जो स्वास्थ्य से संबंधित जो लाभ हैं उनको रिड्यूस करती है, उनको कम करती है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, ए, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस। इसके बाद अगला जो लास्ट है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विच यूजेज ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स विद कंप्लीट अबंडेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब एक प्रकार की जैविक खेती है जो अकार्बनिक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग करती है। तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से अकार्बनिक रसायन, कीटनाशकों के पूर्ण प्रयोग, ठीक है, उनके सभी के साथ सभी को मिक्स करके क्या किया जाता है, जैविक खेती की जाती है।